नेक्स्ट जेएस के इस नए सेक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस सेक्शन के अंदर हम अपनी नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन को प्रोडक्शन के अंदर डिप्लॉय करना सीखेंगे। इस वीडियो में हम अपनी एप्लीकेशन को प्रिपेयर करेंगे प्रोडक्शन में डिप्लॉय करने के लिए। तो उसके लिए पहली बात तो हम टेस्टिंग करेंगे। हमारे इस एप्लीकेशन के अंदर एक बग है, उसको फिक्स करेंगे और अपने एप्लीकेशन का जो डेटाबेस है उसको एक क्लाउड डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे। बेसिकली हम मोंगोडीबी एटलस का डेटाबेस यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाऊं क्या समस्या है। एक लॉजिकल मिस्टेक है जिसके कारण एरर आ सकती है। जैसे अगर मैं यहाँ पर कोई एक ऐसा ईमेल डाल के साइन इन करता हूँ जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, procoder123@gmail.com, ये करके मैं लॉगिन करूंगा तो देखो समथिंग वेंट रॉन्ग आ रहा है। अगर हम अपने सर्वर के ऊपर आएंगे तो ये हमारा सर्वर का कोड है, ये रन कर रहा है और यहाँ से एरर आ रहा है। इधर अगर मैं दिखाऊंगा तो कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल, ये एरर आ रही है लॉगिन के राउट फाइल से। ठीक है, लॉगिन के route.js फाइल से एरर आ रही है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, कंट्रोल क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये खुल जाएगा और कर्सर हमारा यहाँ पर लिख के आ जाएगा। और फिर से हम देख लेंगे, देखो कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल रीडिंग पासवर्ड। तो यहाँ पर यूजर जो है वो नल आता है जब ईमेल, वो ईमेल हमारे डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है तो यूजर नल आता है। और फिर हम यूजर डॉट पासवर्ड कर रहे हैं, ये दिक्कत की बात है। तो ये वाली कंडीशन हम सेपरेट कर देंगे। मतलब यहाँ पर नीचे केवल पासवर्ड चेक करेंगे और ऊपर हम केवल यूजर चेक करेंगे। बस इतना कर देंगे तो प्रॉपर एरर जाएगी। ठीक है, ये एक लॉजिकल मिस्टेक हमने कर दिया था। अगर हम चाहें तो इस एरर रिस्पॉन्स को एक वेरिएबल के अंदर सेव करके एक ही बार में रिटर्न, मतलब एक ही वेरिएबल को रिटर्न करवा सकते हैं। यहाँ पे दो दो बार अलग तरह से अलग अलग क्रिएट करना पड़ रहा है, वो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये भी अभी इतना हमने फिक्स कर दिया। अब अगर हम टेस्ट करेंगे तो प्रॉपर यहाँ पे एरर आएगी, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। तो ये एक दिक्कत है जिसको हमने फिक्स कर दिया। अब दूसरी दिक्कत क्या होगी, जब हम इसको प्रोडक्शन के अंदर डिप्लॉय करेंगे तो हमारा डेटाबेस नहीं काम करेगा। डेटाबेस हमारा जो है वो लोकल होस्ट के अंदर है। यहाँ पर अगर हम आके देखेंगे लिब के अंदर कनेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा डेटाबेस है ये लोकल होस्ट के अंदर है, ये चीज। तो हमें लोकल होस्ट के अंदर डेटा को नहीं रखना है, हमें एक पब्लिकली अवेलेबल डेटाबेस यूज करना है। ठीक है, तो वो चीज करेंगे, लेकिन उससे पहले हम डेटाबेस का जो यूआरएल होता है वो अपने कोड के अंदर नहीं रखते हैं, env फाइल के अंदर रखते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं कट कर लेता हूँ। इसको मैंने कट कर लिया है और मैं यहाँ पे यूज करूंगा process.env.db ऐसा कर दूंगा। db URL कर देता हूँ, मुझे यूआरएल लिखना ज़्यादा पसंद है। अब यहाँ पे env फाइल के अंदर आ जाएंगे हम और यहाँ पर हम रखेंगे db_url और उसकी वैल्यू ये कॉपी पेस्ट कर देंगे और लास्ट से सेमीकोलन हटा देना, उसकी ज़रूरत नहीं, और डबल कोट्स की भी ज़रूरत नहीं है, ये भी हटा देंगे। ठीक है, इतना कर देंगे। अब अगर हम अपने एप्लीकेशन को रिस्टार्ट करेंगे तो ये प्रॉपरली वर्क करना चाहिए जैसा पहले कर रहा था। मैंने रिस्टार्ट कर दिया है और एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ यहाँ से और लॉगिन करके देखता हूँ। पहले इनवैलिड क्रेडेंशियल्स डाल के देखेंगे तो यहाँ पे इनवैलिड क्रेडेंशियल्स की एरर आ रही है। ठीक है, अभी मैं इसको वैलिड कर देता हूँ और लॉगिन करता हूँ तो ये लॉगिन हो रहा है प्रॉपरली। और यहाँ पर लॉग आउट भी कर सकते हैं। एक नया टास्क क्रिएट कर लेता हूँ, हेलो, ये नया टास्क भी क्रिएट हो रहा है। अभी एक समस्या और है, समस्या नहीं है, एक हम वो चीज़ छोड़ रहे हैं, बेसिकली सिक्योरिटी वाइज एक वल्नरेबिलिटी छोड़ रहे हैं। वो क्या है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। लॉग आउट करूँगा, मैं एक नया यूज़र रजिस्टर करता हूँ और यहाँ पे मैं एक नया यूज़र अनुराग और नया ईमेल अनुराग@gmail.com, ठीक है, ये रजिस्टर करूँगा। रजिस्टर के ऊपर क्लिक किया, रजिस्टर हो गया। अब यहाँ पर आप देखिए पासवर्ड हम यहाँ पे सेंड कर रहे हैं यूज़र का, जो कि सही नहीं है। ये गलती से हम यहाँ पे पासवर्ड को भी सेंड कर रहे हैं, तो इसको भी हम फिक्स कर देते हैं। रजिस्टर राउट के अंदर होगा, ये रजिस्टर का एपीआई फोल्डर के अंदर होगा। एपीआई के अंदर रजिस्टर राउट है, यहाँ पर है ये। और यहाँ पर हम जो न्यू यूज़र को रिस्पॉन्स में सेंड कर रहे हैं ये नहीं करेंगे, हम एक नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे और नेम एंड ईमेल, बस इतना ही सेंड कर देंगे। तो अब पासवर्ड नहीं जाएगा। अब एक नया यूज़र हम रजिस्टर करके टेस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे procoder1@gmail.com
इसका नाम भी ऐसे ही प्रोकोडर 1 कर देता हूँ और इसको रजिस्टर करता हूँ। तो अब देखो केवल नेम और ईमेल आएगा। तो ये 2 कोड लेवल पर दिक्कतें थी जिसको हमने फिक्स कर दिया और यहाँ से न्यू यूज़र को अब यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसको हम हटा सकते हैं, ठीक है? इतना करके हम सेंड कर देंगे। अब हमें क्या करना है, अपने डेटाबेस का यूआरएल प्रॉपर एक एक क्लाउड के ऊपर रन कर रहे डेटाबेस से रिप्लेस करना है, ठीक है? तो क्लाउड के ऊपर कैसे डेटाबेस हमें मिलेगा? उसके लिए हम यूज़ करते हैं मोंगोडीबी एटलस। mongodb.com के ऊपर जाते हैं। यहाँ पर गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करेंगे। तो लॉगिन विथ गूगल का ऑप्शन आएगा, आप उसके साथ लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे लॉगिन विथ गूगल करूँगा और अगर आपने पहले कभी अकाउंट नहीं बनाया है तो आपसे कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स माँगी जाएँगी, किस रोल के लिए आप काम करते हैं, आपका नाम क्या है, थोड़ा और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन माँगी जाएगी। वो सब बनाकर आपको एक क्लस्टर क्रिएट कर लेना है। यहाँ पर मेरे में ऑलरेडी एक क्लस्टर क्रिएटेड है। इसके अंदर मैं कई सारे डेटाबेसेस बना सकता हूँ। यहाँ पर मैं ब्राउज़ कलेक्शंस के ऊपर क्लिक करूँगा। अगर आपने कभी भी मोंगोडीबी एटलस नहीं यूज़ किया है, तो आप अलग से एक वीडियो देख लेना कि एटलस के ऊपर कैसे अकाउंट क्रिएट करके एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो आपको इस तरह से कोई एक डेटाबेस क्रिएट कर लेना है। मतलब अगर आप इस स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं, तो आप अपना काम कर सकते हैं, मतलब इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर स्टोरेज ऐप के लिए, जो कि नोड.जेएस कोर्स के लिए एक ऐप है, उसके लिए मैंने एक डेटाबेस बना के रखा है। मैं एक चाहूँ तो मैनुअली एक नया डेटाबेस क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे नया डेटाबेस क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली एक नया डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। हम अपने यूआरएल के अंदर ही डेटाबेस का नाम सेट कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे कनेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे ओवरव्यू के ऊपर हम जाएँगे और इधर कनेक्ट का ऑप्शन होगा, ये है कनेक्ट का ऑप्शन। और ड्राइवर्स के ऊपर जाएँगे, नोड.जेएस ड्राइवर ये सिलेक्टेड है और हम ये पूरा यूआरएल कॉपी कर लेंगे। यहाँ पर सब कुछ है, बस हमें डीबी पासवर्ड चाहिए रहेगा। कैसे मिलेगा अभी मैं बताता हूँ डीबी पासवर्ड। ये मैं पूरा यूआरएल कॉपी कर लूँगा और देखो जैसे यहाँ पर स्लैश ये लिखा है ना टू डू ऐप, ऐसे ही हम स्लैश टू डू ऐप लिख देंगे तो हमारा टू डू ऐप का एक डेटाबेस ऑटोमेटिकली बन जाएगा। अभी यहाँ पर ये जो पूरा यूआरएल बन के आया है, यहाँ पर इधर वो नहीं लिखा है, यहाँ पे कोई भी डेटाबेस का नाम नहीं लिखा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये टेस्ट डेटाबेस से कनेक्ट होगा। हम यहाँ पे लिख देंगे टू डू ऐप, तो ये टू डू ऐप डेटाबेस से कनेक्ट हो जाएगा और जब भी कनेक्ट होगा, कोई भी एक डॉक्यूमेंट जैसे इंसर्ट किया जाएगा, तो ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पे कलेक्शंस के अंदर यहाँ पे जैसे स्टोरेज ऐप दिख रहा है ना, ऐसे ही एक टू डू ऐप भी नीचे दिखने लगेगा, नीचे ऊपर कहीं भी दिखने लगेगा, ठीक है? अब ये पासवर्ड कहाँ से मिलेगा? ये पासवर्ड, ये कैसे मिलेगा? तो ये पासवर्ड हमें मिलेगा यहाँ पर। हमें अगर आपने ऑलरेडी सेव करके रखा है, जब फर्स्ट टाइम आप क्रिएट करते हैं तो पासवर्ड आपको दिखाता है वो। अगर आपने सेव करके रखा है तो आप वो यूज़ कर लेना। नहीं तो यहाँ पे डेटाबेस एक्सेस के अंदर आपको एक यूज़र मिलेगा, ठीक है? फर्स्ट टाइम जब आप क्रिएट करेंगे तो आपको एक यूज़र क्रिएट करना रहेगा और उसका यूज़र का नेम और पासवर्ड उस टाइम पे सेट करना रहेगा, ठीक है? इसको हम एडिट कर देंगे। एडिट में एडिट पासवर्ड करेंगे, जैसे कि अभी मुझे याद नहीं है नाम, इसका क्या नाम था, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, ऑटो जनरेट कर देंगे। ऑटो जनरेट करेंगे, यहाँ पे मैं शो पे क्लिक कर देता हूँ, कॉपी कर लूँगा, आप सबको दिख रहा है, ठीक है? कोई दिक्कत की बात नहीं है। हालाँकि किसी को दिखाना नहीं है, देना नहीं है। मैं इस पासवर्ड को जब मैं वीडियो को अपलोड करूँगा, तो ये पासवर्ड मैं चेंज कर दूँगा। जैसे अभी मैंने चेंज किया है ना, ऐसे मैं चेंज कर दूँगा पासवर्ड। तो यहाँ पर ये एंगुलर ब्रैकेट हटाकर ये पूरा पासवर्ड यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है? इतना कर देंगे और इसको हम सेव कर देंगे, अपडेट यूज़र कर देंगे। तो इससे क्या होगा, नया पासवर्ड सेट हो जाएगा इस यूज़र के लिए। अब ये यूज़र कनेक्ट कर पाएगा हमारे टू डू ऐप से। अब चलो हम यहाँ पे आते हैं अपने इस एप्लीकेशन के अंदर और अब हम अगर लॉगिन करेंगे तो इनवैलिड क्रेडेंशियल्स दिखाएगा, क्योंकि उस डेटाबेस के अंदर ये जो डेटाबेस हमने क्लाउड के ऊपर कनेक्ट किया है, यहाँ पर कोई भी वो नहीं है। यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एक बार। कोई भी टू डू ऐप का कोई भी कलेक्शन नहीं, कोई भी यूज़र्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखो अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो जैसे हम लॉगिन करने की कोशिश करेंगे, मैंने लॉगिन करने की कोशिश किया है, तो ये क्या हुआ? ये तो अभी कनेक्ट हो गया, क्योंकि ये हमारे लोकल डेटाबेस से ही कनेक्टेड है। हमें इसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा। अगर ऑलरेडी कनेक्टेड रहता है तो ये रिफ्रेश नहीं करता, ठीक है? मुझे दोबारा से रिस्टार्ट करना पड़ेगा और मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ।
ये लॉग आउट भी शायद नहीं होगा अच्छे से, क्योंकि हमारा सर्वर ही स्टार्ट कर दिया हमने, ठीक है, और डेटाबेस दूसरा कनेक्ट हो गया, लेकिन हो जाएगा। अभी रिफ्रेश करते हैं हम एक बार। रिफ्रेश किया हमने, ये देखो ये लॉगिन पेज के ऊपर आ गए, यानी कि हम लॉग आउट हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं, तो इनवैलिड क्रेडेंशियल्स दिखा रहा है, क्योंकि प्रोकोडर वाला जो यूज़र था procoder@gmail.com, वो इधर एग्जिस्ट नहीं करता है। अब ये डेटाबेस हमारा है, ठीक है, ये हमारा डेटाबेस है। तो यहाँ पे हमें रजिस्टर करना पड़ेगा। एक बार मैं रजिस्टर कर देता हूँ। मैं रजिस्टर करूँगा, देखो ये मैंने रजिस्टर किया, और जैसे मैं रजिस्टर करूँगा और इधर आके मैं रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पे रिफ्रेश करने पे शायद ना अपडेट हो। अच्छा, पूरा रिफ्रेश ही हो रहा है। तो यहाँ पे देखो मैंने रिफ्रेश किया है, और यहाँ पे स्टोरेज ऐप के नीचे एक टू डू ऐप आ गया है। यहाँ पर सेशंस का कलेक्शन बन गया है, टू डूज का कलेक्शन बन गया है। टू डूज में भी अभी एम्प्टी होगा, सेशन में भी अभी एम्प्टी होगा, क्योंकि अभी हमने कोई यूज़र को लॉगिन नहीं किया। यूज़र्स कलेक्शन के अंदर एक यूज़र प्रोकोडर वाला बन गया होगा। ये देखो प्रोकोडर यूज़र यहाँ पे, ये क्लाउड के ऊपर है, ठीक है, यहाँ पर ये बन गया है। अब हम लॉगिन कर लेते हैं, यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। एक टू डू भी क्रिएट कर लेते हैं, हेलो वर्ल्ड, ये ऐड कर दिया मैंने, ये देखो ऐड हो गया। और यहाँ पे आके अब हम अगर देखते हैं, तो सेशन भी क्रिएट हो गया होगा, क्योंकि एक ब्राउज़र के अंदर हमने लॉगिन कर लिया एक अकाउंट के अंदर। और यहाँ पर टू डू भी क्रिएट हो गया होगा, हेलो वर्ल्ड वाला, ये क्रिएट हो गया। अब ये जो क्लाउड का डेटाबेस है, इसको हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, ये लोकल होस्ट के ऊपर नहीं है। लेकिन अगर हम नेक्स्ट जेएस के ऊपर डिप्लॉय करते हैं, तो जो ये डेटाबेस है, ये सभी आईपी एड्रेसेस को अलाउ नहीं करता है। ये केवल सेलेक्टेड आईपी एड्रेसेस को अलाउ करता है। फर्स्ट टाइम जब आप अकाउंट क्रिएट करेंगे, तो आपका करंट आईपी एड्रेस, यानी कि जिस लैपटॉप से भी इसको आप चला रहे हैं, वो आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। वहाँ पे ऐड करने का ऑप्शन देता है, आप ऐड कर देंगे, ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। लेकिन जब नेक्स्ट जेएस के ऊपर ये हमारी एप्लीकेशन चली जाएगी, ये एप्लीकेशन नेक्स्ट जेएस के सर्वर के ऊपर, मतलब नेक्स्ट जेएस को हम वर्सल के ऊपर डिप्लॉय करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जेएस के एप्लीकेशन को वर्सल के ऊपर डिप्लॉय करेंगे, तो उनके सर्वर्स पर जब रन करेगी, तो उनका आईपी एड्रेस अलग होगा, और वो डायनेमिकली चेंज होता रहता है उनका आईपी एड्रेस। यानी कि हमें यहाँ पर आके नेटवर्क एक्सेस के अंदर आके हमें सभी आईपी एड्रेसेस को अलाउ करना पड़ेगा। यहाँ पर अभी कुछ आईपी एड्रेसेस अलाउड हैं। ये मेरा ही है, ये मेरा पुराना आईपी एड्रेस है, ये फिर अभी एग्जिस्टिंग आईपी एड्रेस है जो कि एडेड है। हम क्या करेंगे, ऐड आईपी एड्रेस, अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर। जनरली ये चीज़ अवॉइड किया जाता है, हमें हर एक जगह से एक्सेस नहीं देना चाहिए, और अगर हम एक्सेस दे रहे हैं, तो हमें वो करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग यूज़र नेम एंड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। हमारा पासवर्ड तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जैसे मैंने अभी आपको अपना पासवर्ड शो कर दिया है, तो आप बड़े ही आराम से ये वाला पूरा जो कनेक्शन स्ट्रिंग है, इसको आप अपने एप्लीकेशन के अंदर या अपने मोंगोडीबी कंपास के अंदर कनेक्ट करके मेरा डेटाबेस के साथ कुछ भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको अलाउ फ्रॉम एवरीवेयर कर देता हूँ, अभी जब तक मैंने अलाउ फ्रॉम एवरीवेयर नहीं किया, तब तक मेरे ही इंटरनेट से एक्सेस किया जा सकता है, मेरे राउटर के थ्रू, जो कि यहाँ पे एडेड है, जिसका आईपी एड्रेस। लेकिन मैं इसको कंफर्म कर दूंगा, क्योंकि नेक्स्ट जेएस जो है, वो कोई स्टैटिक आईपी नहीं असाइन करता हमारे एप्लीकेशन को, वो चेंज होती रहती है बिहाइंड द सीन्स, वो आईपी चेंज होती रहती है। इसीलिए हमें ऐसे ही अलाउ फ्रॉम एवरीवेयर कर देना है, ठीक है। इतना कर देंगे, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब हम अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेंगे, तो वर्क करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और जैसे आप ये सेट करेंगे, ये आपका डेटाबेस कहीं से भी एक्सेसिबल हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपका पासवर्ड, आपका यूज़र नेम कहीं से भी लीक ना हो, ठीक है। तो इतना सेटअप हमने कर दिया है। अब हम लास्ट चीज़ और करेंगे एक, वो है अपने इस एप्लीकेशन का एक गिट रिपॉजिटरी क्रिएट करेंगे और गिटहब के ऊपर पुश कर देंगे, ठीक है। तो गिट रिपॉजिटरी कैसे क्रिएट करना है, उसके लिए मैं github.com के ऊपर आ जाऊँगा, github.com, यहाँ पर आ जाएँगे, लॉग्ड इन है मेरा अकाउंट। मैं एक न्यू रिपॉजिटरी क्रिएट करूँगा, और इसका नाम दे दूँगा नेक्स्ट टू डू ऐप, ये नाम हो जाएगा। पब्लिक रिपॉजिटरी कर देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्रिएट रिपॉजिटरी करेंगे,
और ये पूरा कोड कॉपी कर लूँगा, क्रिएट अ न्यू रिपॉजिटरी करके, यहाँ पे ये पूरा कोड कॉपी करके मैं यहाँ पे रन कर दूँगा। तो यहाँ पर आपको एक ऑलरेडी मेन ब्रांच दिख रही होगी। ये मेरे पेरेंट फ़ोल्डर की रिपॉजिटरी है। पूरा जो नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट जो मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है? जो बहुत सारे फ़ोल्डर्स, फाइल्स, सेक्शन वाइज़ हैं, उन सबकी एक रिपॉजिटरी मैंने बना के रखी है। इसके अंदर भी मैं एक रिपॉजिटरी क्रिएट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे ये कमांड डाल के एंटर प्रेस कर दूँगा और ये एक फर्स्ट कमिट क्रिएट हो जाएगा। रीडमी फाइल यहाँ पे पहले ही एडेड रही होगी, तो ऑटोमेटिकली रीडमी फाइल को ये कमिट कर देगा। यहाँ पे आएँगे अगर हम, और अभी तो पुश नहीं किया है, या पुश कर दिया, हाँ, पुश कर दिया शायद। तो ये रीडमी फाइल यहाँ तक आ गई है। नेक्स्ट.जेएस की जो रीडमी फाइल है, वो आ गई है। अब हम एक दूसरा कमिट करते हैं, गिट कमिट, और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे कंप्लीट टू डू ऐप, यानी कि टू डू ऐप को कंप्लीट कर दिया हमने। ये करके मैं एंटर प्रेस करूँगा और पुश कर दूँगा, गिट पुश। ये मैंने पुश कर दिया। और आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपकी env फाइल गिट के अंदर ना पुश हो जाए, जो कि हमारी नहीं हुई है, क्योंकि गिट इग्नोर के अंदर ऑटोमेटिकली .env एडेड रहती है। ये देखो, ये एडेड है, ठीक है? तो ये चीज़ हमने पुश कर दिया। अब यहाँ पे आके हम रिफ्रेश करेंगे, हमारी नेक्स्ट.जेएस की एप्लीकेशन यहाँ पे आ चुकी है। यानी कि अब हम डिप्लॉयमेंट करने के लिए रेडी हैं। हमने सारा सेटअप कर लिया है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अपनी एप्लीकेशन को प्रोडक्शन के ऊपर डिप्लॉय करते हैं।